जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। हम आज भी एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यूसीसी जो कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ये सुर्खियों में तब आया जब पीएम मोदी की एक रैली में उन्होंने मध्य प्रदेश में जो एक रैली हुई उसमें इसके बारे में जिक्र किया कि भारत में यूसीसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने बोला, जिसके बाद इसको लेकर जो है मामला बहुत ज़्यादा गर्मा गया। तो जब यूसीसी का मुद्दा उठता है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि यूसीसी का जब भी मुद्दा उठता है तो ये देखने को मिलता है कि केवल एक समुदाय विशेष, जैसे मुस्लिम समुदाय है, तो उस पर प्रभाव पड़ने की बात अक्सर होने लगती है। तो यहाँ हमें ये जान लेना भी जरूरी है कि यूसीसी का या समान नागरिक संहिता का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो असर है केवल एक समुदाय विशेष पर नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके साथ साथ हिंदुओं और अन्य धर्म ईसाइयों पर भी इसका प्रभाव हमें दिखाई देगा। और इसके साथ साथ आदिवासी जो समुदाय है, ट्राइबल ग्रुप है, उस पर भी इसका हमें जो प्रभाव है वो दिखाई देगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, हम अभी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि फाइनल डिसीजन तब आएगा जब इसका एक बिल लाया जाएगा जो कि मानसून सेशन में इस बार आ सकता है। और उस बिल में इसका क्या एक ढांचा रखा गया है, उस ढांचे के आधार पर ही हम चीजों को तय कर सकते हैं। जब तक हमारे सामने एक पिक्चर ना हो तब तक हम चीज़ों को केवल अनुमान के आधार पर देखते हैं। तो अभी तक का जो एक देखा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और उसके मायने क्या है और हिंदुओं पर इसका क्या एक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, उस पर एक छोटी सी चर्चा मैं आप लोगों के साथ आज करने वाला हूं। तो इस चर्चा में हम लोग देखते हैं कि भाई जो यूसीसी के लागू होने पर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के इनकम टैक्स का जो लाभ है उस पर जो असर पड़ेगा उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है अगर ये लागू हो जाता है तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है HUF है, इसका जो इनकम टैक्स में मिलने वाला लाभ है उस पर क्या असर पड़ेगा ये हमें देखना होगा। क्योंकि देश में यूजीसी की जो मांग बढ़ रही है उस मांग के बीच सरकार ने संसद के मानसून सत्र में इसे पेश करने का लगभग पूरा मन बना लिया है कि यूसीसी को इस बार पेश कर ही दिया जाएगा मानसून सेशन में, और हो सकता है कि ये पास भी हो जाए। इससे पूर्व अगर हम देखें तो भारत में जो राज्य है गोवा में यूसीसी हमें दिखाई देता ही है, जो कि पहले से ही यानी पुर्तगालों के समय से ही भारत में ये लागू है। उसके अलावा उत्तराखंड में भी इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। कमेटी है रंजना देसाई कमेटी, जिसका फॉर्मेशन वहाँ की गवर्नमेंट ने किया ताकि वो लोगों से उनके राय ले सके और उस पर अपना एक कंक्लूजन दे सके। तो इसी बीच ये भी बात यहाँ पर उठकर आ रही है कि जो क्या यूसीसी कौन किन किन को प्रभावित करेगा, तो जिसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आती है। इसके अलावा जो ट्राइबल्स ग्रुप है यानी कि जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी व्यक्ति हैं, वो भी इसमें ही शामिल हो जाते हैं। तो जो इनकम टैक्स का जो लाभ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभावित हो सकता है। इस चीज को हमें आगे देखना होगा कि क्या फर्क पड़ेगा और इसमें जो चीजें हैं वो क्या निकल कर आएंगी। तो इसी पर ही आज हम चर्चा करते हैं कि जो एक हिंदू समाज है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पर जाने से पहले सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये है क्या। जो समान नागरिक संहिता है यूसीसी, हम लोग बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये है क्या। इस पर अगर हम बात कर लें एक छोटी सी लाइन में अगर हम बात कर लेते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून। भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये लागू होता है तो पर्सनल लॉज, मेनली कौन से लॉ, पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत जो कानून है, व्यक्तिगत जो कानून है, लॉज हैं, व्यक्तिगत कानून हैं, पर्सनल लॉ, जैसे शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में सभी भारतीयों के लिए एक जैसे नियम होंगे। सभी भारतीयों के लिए यहाँ पर एक जैसे नियम होंगे इन सभी मामलों में, शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, उत्तराधिकार से जुड़े जो मामले हैं उसको लेकर। अभी तक अगर भारत में देखा जाए
तो इसका जिक्र इस भारतीय संविधान में अगर कहीं किया गया है तो अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो कि डीपीएसपी का हिस्सा है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यह हिस्सा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे तत्व हैं जो राज्यों को कुछ कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है हमारे संविधान में, तो डीपीएसपी में बताई गई है कि राज्य को ऐसा करने से राज्य का कल्याण होगा, ऐसा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। और डीपीएसपी उसी का ही एक उदाहरण है, जिसमें अनुच्छेद 44 भी यही कहता है कि देश के हर एक नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। जो पर्सनल लॉज हैं उन्हें खत्म करके क्या किया जाना चाहिए कि एक समान लॉ सभी के लिए आना चाहिए। ऐसा जो है डीपीएसपी में कहा गया कि सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इस तरीके के कानून बनाए जाएं। तो जैसा अभी मैंने आप लोगों को पीछे बनाया कि अभी हम देखें तो भारत में एकमात्र राज्य है गोवा, जहां पर ये लागू है। ये कोई आजादी के बाद लागू नहीं हुआ। गोवा में भी पुर्तगालों के समय, जब पुर्तगालियों का शासन था गोवा में, तभी वहां पर एक लॉ पास हुआ पुर्तगाल में, वहां देश में, उनके संसद में। और फिर उसके बाद पुर्तगाल के अधीन जितनी भी टेरिटरीज थी उन सभी टेरिटरीज में इसको लागू कर दिया गया। अब इस पर हम बात कर लेते हैं कि आई होप ये चीज यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये है क्या। उस पर आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सूचना है। क्या सूचना है कि भाई अगर आप चाहते हैं किस पर, आईआर पर अपनी पकड़ मजबूत करना, तो आपको अपने देश के विदेश मंत्री के बारे में, उनके द्वारा लिखी गई एक थ्योरीज के बारे में, या उनके द्वारा जो महसूस किए गए अभी तक के अनुभव हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको जानना चाहिए कि एस जयशंकर जी द्वारा लिखी द इंडिया वे पुस्तक, जो कि परिवर्तनशील विश्व में भारत की क्या रणनीति है उस पर विचार किया गया इस पुस्तक में है, उसको अपनी आवाज में आपके सामने पेश कर रहे हैं ओजांग सर। ओजांग सर ने इस चीज को शुरू कर दिया है। इस बुक को चैप्टर 22 लेकर आ रहे हैं आपके सामने, और सरल और आसान भाषा में कहानियों के माध्यम से ये किताब आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो बाइलिंगुअल है, ऑनलाइन है, आप ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जाकर इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इस किताब के हर एक शब्द का आनंद ओजांग सर के द्वारा आप ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज की गहनता बनी हुई है। पूरे विश्व में भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो एक सम्मान हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, कैसे पूरा विश्व आज भारत को देख रहा है, ये सारी चीजें द इंडिया वे में बताई गई हैं कि ये बदलते हुए विश्व में भारत की अपनी क्या रणनीति है। इस पर आपका न केवल आईआर पर पकड़ मजबूत होता है, बल्कि एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस पूरे विश्व में भारत की स्थिति क्या है और भारत कैसे अपने आप को एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करता जा रहा है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलिएगा, जरूर लीजिए अगर आप अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं HUF की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, कि उस पर क्या एक प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर अगर हम प्रभाव की अगर बात करते हैं तो प्रभाव क्या निकल कर आता है कि हिंदू अविभाजित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक ऐसा परिवार होता है जिसमें एक ही पुरुष पूर्वजों के वंशज सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। मतलब क्या है कि इस परिवार में कोई एक मुखिया होगा और वो सभी लोग कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वो संयुक्त रूप से रह रहे हैं। ये नहीं है कि वो वाला भाई अलग हो गया, बंटवारा हो गया, वो कहीं और चला गया, नहीं, पूरी एक ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली को कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ज्वाइंट फैमिली को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये बात रही होगी कि उनको जो है कुछ लाभ दिए जाए। तो यानी कि एक ही पुरुष वंशज के सभी व्यक्ति जो है इसमें शामिल होते हैं और इसमें कर्ता शामिल होता है जो आम तौर पर परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति या मुखिया होता है, जो एक मेन व्यक्ति होगा, जो हेड होगा इस परिवार का। जैसे ताऊ जी हैं हमारे, है ना, दादाजी हो सकते हैं,
ठीक है, या हमारे फादर हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, जो परिवार में सबसे बड़े हैं और पूरे परिवार का देखरेख कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ मिलकर परिवार के अन्य सदस्य भी उनका सहयोग कर रहे हैं आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से। आर्थिक रूप से मेनली हम यहाँ पर देखेंगे, जबकि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो सहदायिक होते हैं। सहदायिक का मतलब यही होता है कि वो सभी चीजों में अपने मुखिया का सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, वो अपने मुखिया का सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जैन, बौद्ध और सिख परिवार जो हैं वो भी HUF में हो सकते हैं। HUF क्योंकि जब हम हिंदू की परिभाषा देखते हैं, अगर हम हिंदू की परिभाषा देखें तो हिंदू में ही जैन, बौद्ध और सिख ये सभी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म से ही हमारा जो लॉ मानता है वो क्या मानता है कि हिंदू धर्म से ही के ही ये ब्रांचेस हैं। ये जो हैं जैन, बौद्ध और सिख, ये हिंदू धर्म की ही ब्रांचेस हैं जो कि हिंदू धर्म के विकास को प्रदर्शित करती हैं। तो जो जैन, बौद्ध और सिख परिवार हैं वो भी HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा हो सकते हैं। और इसका फायदा क्या है, इसमें HUF होने का फायदा क्या है कि भाई HUF को हम क्यों माने, तो यहाँ पर जो फायदा है वो ये है कि इनकम टैक्स में इनको कुछ रिविट मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। एक मान लिया कि एक बहुत बड़ा परिवार है जो बहुत बड़ा बिजनेस करता है, अगर वो संयुक्त रूप से रहता है तो वो HUF में अपने आप को रजिस्टर करा सकता है और उसे लाभ मिलता है। अभी वर्तमान में क्या है कि एक अलग टैक्स यूनिट होती है HUF की, तो HUF को इनकम टैक्स की धारा 80C, 80D, 80DDB, 112A आदि ये जो धाराएं हैं किसकी, इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के जो कुछ सेक्शन है, 80C है, 80D है, 80DDB है, 112A है, ऐसी जो धाराएं हैं इसके तहत जो है अलग अलग डिस्काउंट दिए गए हैं, एक अलग टैक्स सीमा में इसको लाभ या प्रॉफिट दिया जाता है, यानी कि अलग अलग इनको छूट प्रदान की गई है इन सब टैक्स में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो टैक्सेस हैं इसमें इनको अलग अलग छूट दी गई। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए आयकर स्लैब एक सामान्य व्यक्ति के समान ही है, ठीक है। आयकर स्लैब जो है एक सामान्य व्यक्ति के समान ही है, मतलब जो स्लैब है वो एक समान ही है। पुरानी अगर हम कर व्यवस्था देखें तो इस मामले में छूट की जो सीमा दी गई है वो 2.5 लाख तक की दी गई है इसमें, लेकिन नई जो कर व्यवस्था है उसमें ये 3 लाख तक की छूट की सीमा दी गई है। चलिए, तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को होने वाले लाभ हैं। और कोई भी हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण पैतृक संपत्ति में किसी भी हित का दावा करने का हकदार नहीं होगा। ये प्रभाव है। ये किसका प्रभाव है, ये माना जा रहा है कि यदि UCC लागू हो जाता है, UCC लागू हो जाता है तो यहाँ पे क्या नुकसान होगा कि कोई भी हिंदू परिवार में अपने जन्म के कारण पैतृक संपत्ति में किसी भी हित का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। मतलब कि अभी क्या होता है, अभी क्या होता है कि आपने किसी के घर में जन्म लिया, अब जैसे आप हैं, आपने जिसके घर में जन्म लिया है तो जो पैतृक संपत्ति है, मतलब दादाजी की जो संपत्ति वो पिताजी को मिली और आपके पिताजी की जो संपत्ति है वो आपको मिलेगी, तो आप इसका दावा करने के हकदार नहीं रह जाएंगे। इसका जब तक कि आपके पिता आपको वो संपत्ति सौंप नहीं देते हैं तब तक वह आपकी नहीं है। आप दावा भी नहीं कर सकते हैं कि आप मुझे दीजिए। हो सकता है कि आपके पिता वो संपत्ति किसी और को दे दें, लेकिन आप इसमें दावा नहीं कर सकते, यानी पैतृक संपत्ति से आपका हट जाता है। तो UCC के लागू होने के बाद न केवल जन्म लेने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के प्रावधान बल्कि मौजूदा जो संयुक्त परिवार है यानी कि अनडिवाइडेड फैमिली है, HUF है, अनडिवाइडेड फैमिली है, HUF है, के बारे में भी प्रावधान UCC के तहत या आयकर कानूनों के तहत करने होंगे। UCC के तहत या आयकर कानूनों के तहत करने होंगे। ये देखना बाकी होगा यहाँ पर कि जो सरकार है वो UCC को लागू करने के बाद जो हिंदू अविभाजित परिवार है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसकी अवधारणा को, इसके कंसेप्ट को खत्म करेगी या नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंदुओं पर इसका क्या प्रभाव एक हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक जो हम लोग पढ़ रहे हैं या मीडिया में भी काफ़ी उछाला जाता है कि भाई इसका प्रभाव केवल एक समाज पर दिखाई देगा जो मुस्लिम समाज है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। आदिवासी भी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। वो इस वजह से विरोध कर रहे हैं कि उनको ये डर है कि अगर ये आ जाता है तो उनके रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें बड़े ही पेशेंस के साथ सरकार के कदम
को ध्यान से देखना होगा कि जो भी सरकार का अगला कदम होगा या जो मॉनसून सेशन है, जो मॉनसून सेशन है या मॉनसून का जो एक सत्र चलेगा, शुरू होगा, उस सत्र में जब सरकार यदि इस बिल को लेकर आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून के बिल को लेकर आती है, तो इस बिल में सरकार क्या क्या चीजें डालती हैं, तो उस पर विचार विमर्श होगा। ऐसा थोड़ी है कि सरकार ने बिल लेके अगर ये पास हो जाएगा, नहीं, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, परिचर्चा होगी संसद में, उसके जो फायदे नुकसान हैं उन चीज़ों पर को गौर किया जाएगा, रीति रिवाजों पर, परंपराओं पर गौर किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें अभी से जो है कोई भी ऐसी अवधारणा बनाकर नहीं चलनी चाहिए जब तक कि हमारे सामने एक ढांचा ना आ जाए कि सरकार एक्चुअल में कैसा कानून बनाना चाहती है। जब हमारे पास एक ढांचा आ जाएगा तभी हम उस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो यही आप लोगों से ये कहना है कि अभी जो है थोड़ा सा बस धैर्य, पेशेंस बनाकर चलिए। ऐसे बहुत सारे एक्ट आने वाले हैं इस बार के मानसून सेशन में, जैसे डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, डाटा प्रोटेक्शन बिल है, तो इन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे। यूसीसी का बिल आ जाएगा, तो इस पर भी हम लोग चर्चा बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए यही सूचना कि भाई आप लोग जो है जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी पकड़ को मजबूत करना, अपने विचारों को खोलना, तो आपको ये पुस्तक जरूर सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और बहुत ही सरल शब्दों में आपको ओजांग सर द्वारा ये समझाया जाएगा। सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लें ऐप पर जाकर। यदि कोई कठिनाई आ रही है तो नीचे जो नंबर आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो तब तक के लिए चीज़ों को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।